की, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट की। और आज का ये शो इसलिए क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से हमारा इंपोर्ट एडिबल ऑयल का हो रहा है, हमारी जो कुल खपत है उसका करीब करीब 60% हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो इस पर सरकार ने चिंता जाहिर की है और कृषि मंत्री ने कहा है कि खाने के तेल का इंपोर्ट रुकना चाहिए। इसके लिए बहुत तेजी से प्रयास हम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाएँ एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में। और इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का तो फायदा होगा ही, और अगर यहाँ पर खेती बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, तो किसानों का भी फायदा होगा। लेकिन क्या ये जो चिंता है कृषि मंत्री की, सरकार की, उस चिंता पर ग्राउंड के लेवल पर कितना काम हो रहा है? क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम जल्द से जल्द एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर हो जाएंगे? और क्या आत्मनिर्भर होने के लिए वाकई ग्राउंड पर सीरियसली काम हो रहा है या कुछ मिसिंग है? इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप भान साहब, जो कि CEO हैं HD गुथरी इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन एशियन पाम ऑयल अलायंस के। और साथ ही हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और चूंकि कृषि मंत्री के हवाले से ये बयान आया है, तो हमारे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं सिराज साहब। सर बहुत स्वागत है। और आप तो पॉलिसी के अंदर रहे हैं, जब इस तरह की चिंता जाहिर की जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ग्राउंड पर उतना सीरियसनेस दिख रहा है? क्या हम ग्राउंड पर वाकई उस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं क्या कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट के ऊपर कम करें? देखिए, कई सालों से गवर्नमेंट एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है और उसके लिए मिशन भी लॉन्च किया गया है। और खास तौर से ऑयल पाम के कल्टीवेशन की तरफ काफी गवर्नमेंट ने जोर दिया है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हम कह सकते हैं कि वो काफी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो नहीं बढ़ रहा है। और जब ये मिशन का डॉक्यूमेंट बनाया गया था तो उसमें हम समझते हैं कि कुछ एम्बिशियस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, यानी कि उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी ये लिखा गया कि वहाँ ऑयल पाम का कल्टीवेशन हो सकता है, और कुछ एरिया यूपी का भी दिखा दिया। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा जो एक बात इस वक्त अहम है, देखिए कुल मिला के तकरीबन 11 मिलियन हेक्टेयर में हम सोयाबीन उगाते हैं और तकरीबन 12 मिलियन टन 12 मिलियन टन सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं। और सोयाबीन के किसानों को उसका सही दाम नहीं मिलने की वजह से इस साल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सोयाबीन किसान कम बोएंगे। तो ये एक चक्रव्यूह है और इससे निकलने के लिए कई तरह की पॉलिसीज की जरूरत है। अतुल भाई यहाँ मौजूद हैं, तो आप उनसे पूछिए कि गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या करना चाहिए। बताइए अतुल जी, मैं यही सवाल आपके पास फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जो बात सिराज जी ने कही है। बताइए सर। सिराज साहब के बोलने के बाद मेरे पास ज्यादा कुछ रह नहीं जाता बोलने के लिए। पर एक चीज जो मैंने ओवर द इयर्स देखी है इंटरेक्ट करने में गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट एजेंडा पे काम करते हैं। जैसे आज कंज्यूमर अफेयर्स वाला है, उसको तो कंज्यूमर की चिंता है, वो तो बाजारों में दाम बढ़ने नहीं देगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहती है कि किसानों को बहुत बढ़िया दाम मिले। तो कहीं ना कहीं आपस में ये भयंकर विरोधाभास रहता है। इसका सलूशन मैं समझता हूँ लेट 80s में जब सैम पिट्रोडा साहब के अंडर में ऑयल सीड मिशन बना था, इसको काफी हद तक उसको कंट्रोल किया गया था। अच्छा। क्योंकि देन हमारा मानना ये, मैं 2-4 मरतबा पहले भी बोल चुका हूँ और प्राइम मिनिस्टर को भी जो प्रेजेंटेशन एक मरतबा दिया गया था उसमें भी ये बात बोली थी सी की तरफ से, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक चैंपियन अपॉइंट कीजिए जिसकी कि जो वो बोले उसको कंज्यूमर अफेयर्स भी माने और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी माने। तो मेरा मानना ये है कि ओवर द इयर्स हम लोगों ने अपने ऑयल सीड कल्टीवेशन वाले को, ऑयल सीड के किसान को बहुत ज्यादा हतोत्साहित किया है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर फोकस जरूरत से ज्यादा रहे हैं और इसके चलते कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट की। आज मैं
पिछली मरतबा पे मैंने बोला था कि मैं 1980 में सोयाबीन की इंडस्ट्री में आया था, तब भी 850 से 900 किलो पर हेक्टेयर का यील्ड हुआ करती थी। आज 2025 में भी वही सिचुएशन है। और देखिए 11 से 12 मिलियन हेक्टेयर सोयाबीन को डिवोटेड है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, और आज की तारीख में आप सोचिए कि अगर एडिबल ऑयल की ड्यूटीज बढ़ा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अगर अभी मैं बात कर रहा था किसी से थोड़ी देर पहले, जो DDGS है ना, जो अभी तक तो 13-14 रुपए किलो बिक रहा था, अभी पंजाब हरियाणा में मेरे को मालूम पड़ा कि 8.5 रुपए किलो की रेंज में बिकने लग गया है। अच्छा, तो इस कदर इसका वो होगा, तो उसका आप नतीजा ये देखिए, या सोयाबीन का 48 समथिंग गवर्नमेंट ने MSP रखा हुआ है, और आगे 5300 का, और 41-4200 रुपए मंडी में बिक रहा है। ठीक बात है। आने वाले, मैं एक चीज और से आपके साथ जी, हमारे को एक ये शक है कि अभी 5300 का अगर गवर्नमेंट ने MSP रखा हुआ है, 5328 ऐसा कुछ, तो सोयाबीन का हम लोग जो सोच रहे थे कि रकबा कम होगा, शायद वो कम ना हो। वो इसलिए कम ना हो कि बाजार के भाव तो 41-42 रुपए ही रहेंगे। बट ये सारा जितना किसान है ना, सारा अपना माल गवर्नमेंट को MSP में ठेल देगा। नेट रिजल्ट ये होगा कि आप देखिएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पीक क्रशिंग पीरियड होता है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि उस पीरियड में सब सोयाबीन के प्लांट बंद पड़े रहें। अरे सारा मतलब ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं आप। और आप जब आगाह करते हैं तो डर इसलिए भी लगता है कि आपने चीनी में भी आगाह किया था कि इस बार शक्कर का उत्पादन कम होने वाला है शुरुआत में भी, अब देखिए वो हो गया। तो जब आप आगाह कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब संदीप बांसर, आप ये बताइए कि अब ये जो चिंता भारत सरकार की है कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करनी है, अब अगर हमने इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम कर ली तो फिर आप एक्सपोर्ट किसको करेंगे? आप मलेशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया सबसे ज़्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सोर्स नेशन है जहां से हम मंगाते हैं पाम तेल, वो इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अभी मृत्युंजय जी, इमीडिएट में तो इस खबर का कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। उल्टा अपने को तो ये लग रहा है कि इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन अभी वन ऑफ द लोवेस्ट है, और ये पर कैपिटा कंजम्पशन जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जा रही और कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है इंडिया का, ये कंजम्पशन भी पर कैपिटा इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होने से ऑयल की डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, अभी आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी जल्दी कम नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। अभी आने वाले टाइम में ऐसा कोई नियर बाय में ये लगता नहीं कि आने वाले कुछ कई सालों में ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, बल्कि ये और भी बढ़ती जाएगी जी। कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, आपका इकोनॉमी अच्छी चल रही है, आपकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज है, तो अभी पर कैपिटा कंजम्पशन लोवेस्ट होने के चलते चलते इसको और बढ़ना ही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी तो कम होने की गुंजाइश कम है। लेकिन सिराज सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि सोयाबीन में एक बड़ा चमत्कार हुआ कि हमने कई गुना प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया सोयाबीन में, और कुछ एरिया भी बढ़ा। एक ज़माने में आप अच्छे से जानते होंगे कि उत्तराखंड के आसपास में ही इसकी खेती होती थी, बाद में MP महाराष्ट्र में फैली तो सबसे बड़े राज्य बन गए ये उत्पादक राज्य। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ ग्राउंड पर ऐसा क्या करना चाहिए? ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही हो ये, लेकिन ग्राउंड पर इफेक्टिवली ऐसा क्या करना चाहिए जिससे एटलीस्ट हम उस दिशा में बढ़ता हुआ तो दिखें? देखिए, ये जो सोयाबीन के प्राइसेस में पिछले साल से कमी आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मक्का को हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। और मक्का को जब हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो उससे जो DDGS निकल रहा है, जो मील निकल रहा है, वो सोयाबीन के मील के मुकाबले में बहुत सस्ता है। ने कई बार ये बात कही है कि इंडिया की जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स की, उसमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उसको इथेनॉल में दें। और न सिर्फ हम मक्का को दे रहे हैं, बल्कि हमने करीब 5.5 मिलियन टन तो राइस इथेनॉल के लिए दे दिया। तो उसकी वजह से ये सोयाबीन पर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वो नहीं होता तो शायद सोयाबीन के प्राइसेस इतने नहीं गिरते। हम समझते हैं कि सोयाबीन के प्राइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है वो करना चाहिए।
मुझे ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोक्योर करने की पोजीशन में होगी, और अगर करेगी तो बहुत जाहिर है कि उसमें लॉस होता है प्रोक्योरमेंट ज्यादा करने से। तो वो पॉलिसी में जो थोड़ा सा एडजस्टमेंट है इथेनॉल पॉलिसी में, वो अगर हम कर लें तो हमें लगता है कि इथेनॉल इसके सोयाबीन के प्राइसेस को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो सबसे पहले तिलहन के प्राइस को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सुरक्षा देनी होगी, और तभी फार्मर में ये मैसेज जाएगा कि हाँ उनको अच्छा प्राइस मिलेगा तो वो खेती करेंगे। नहीं तो अतुल जी ने जो बात कही कि ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में एकरेज शिफ्ट हो जाए सोयाबीन से मेज़ की तरफ या बाकी जो ल्यूक्रेटिव क्रॉप हैं उसकी तरफ। लेकिन अब अतुल जी मेरा एक दूसरा सवाल आपसे ये होगा, चूंकि आप एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन हैं और हम सबसे ज्यादा पाम तेल का ही इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पाम तेल पे मिशन है उत्पादन बढ़ाने का। बीच में ये खबर आई कि हम टारगेट शायद मिस करने जा रहे हैं, तो पाम तेल की खेती में क्या मतलब, आप जरा ग्राउंड रियलिटी में बताइए कि क्या पाम की खेती में हम उतनी तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं जितनी तेजी से आगे हम बढ़ सकते हैं या हमें बढ़ना चाहिए? देखिए, पाम का जो प्रोडक्शन है ना, वो इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर या नीचे ज्यादा होता है, जहां पे कि पानी अच्छा मिलता रहे। हाँ। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में ये तेलंगाना वाला इलाका जो है, आंध्रा या तेलंगाना, वहां तो बहुत अनुकूल जगह है, वहां गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बिल्कुल अनुकूल है, जिसके चलते वहां पे बढ़ावा मिल रहा है। बट जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे सिराज साहब ने भी बोला, वहां की टेरेन जो है ना, वो इतनी बढ़िया नहीं है। अच्छा। और वहां पे जो सोच रहे थे कि जिस लेवल पे उसका वो बढ़ेगा, वो मैं नहीं समझता कि उतना हो पाया है। बट डेफिनेटली अपने यहाँ रकबा तो बढ़ रहा है। और एक और बहुत बड़ी चीज जो है पाम से मुतल्लक, वो ये है कि यहाँ पे कॉरपोरेट्स को लैंड लेने की इजाजत नहीं है। आज भी आप ताज्जुब करोगे कि पाम को हम लोग प्लांटेशन क्रॉप मानते हैं वर्ल्ड वाइड। हिंदुस्तान में पाम इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। ये क्या नाम, कॉफी इज प्लांटेशन क्रॉप, चाय इज प्लांटेशन क्रॉप, बट पाम इज नॉट प्लांटेशन क्रॉप। तो जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट आने चाहिए वो थोड़ा लैक करते हैं बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज। तो मैं समझता हूँ एक तो सबसे बड़ी जरूरी है कि इसको प्लांटेशन क्रॉप आप इसको बोलें। अच्छा। और अगर प्लांटेशन क्रॉप बोलेंगे तो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर से आएगा, वरना तो अपना जो जिस रफ्तार से एक्सपैंड कर रहा है वही रफ्तार से दो तीन ही मैं समझता हूँ कंपनियां, 4 कंपनियां होंगी जो इफेक्टिवली फार्मर से बात करके और सब करके मोबिलाइज कर रही है। बट जो होना चाहिए वो इफेक्ट अभी आज की तारीख में दिखाई नहीं देता। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी, कि सोयाबीन जो है ना, ये प्रोटीन क्रॉप है, ये ऑयल क्रॉप नहीं है। राइट। मेरा मानना है कि जो अपने ऑयल बेयरिंग वो है सीड्स, ऑयल सीड जैसे ग्राउंडनट है या मस्टर्ड है, इसको जो बढ़ावा देना चाहिए वो अभी मैं समझता हूँ थोड़ी उसमें है, उसमें थोड़ा, और उसमें इमीडिएट आपको रिटर्न भी मिलेगा। पाम में तो वक्त लगता है, 4-5 साल तो मिनिमम जेस्टेशन पीरियड होता है कि प्लांट फ्रूट दे। तो वो भी मैं समझता हूँ जरूरी है। तो इस तरफ गवर्नमेंट को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। ओके, ठीक बात है। अब ये आपने कहा कि क्या क्या करना चाहिए अगर पाम की खेती को आपको वाकई बढ़ाना है तो। अब संदीप भान जी आप हमें जरा बताइए, क्योंकि इस वक्त अब इंडिया में ये हो रहा है कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप प्राइस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है। और अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए, जैसे हाल में ही हमने ड्यूटी कट किया लेकिन पाम के दाम बढ़ गए, यूएस की बायोफ्यूल पॉलिसी की वजह से सोयाबीन के दाम बढ़ गए, तो वो पूरा पास ऑन नहीं हो पाया कंज्यूमर के ऊपर। आप जरा बताइए कि ऐसे में जो ग्लोबल सिनारियो इस वक्त बन रहा है एडिबल ऑयल को लेकर के, ऐसे मूड माहौल में इंपोर्ट को चेक एंड बैलेंस करना कितना टफ काम है, या उसको करने के लिए क्या फार्मूला इंप्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, अभी जो इमीडिएट में है, इंडिया ने जब ये ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और 20% डिफरेंशियल बना दिया, उससे चलते इंडिया की डिपेंडेंसी क्रूड पाम ऑयल पे ही पूरी बन गई।
अब क्रूड पाम ऑयल वापस अपना मार्केट शेयर भी इंडिया में रिकवर कर गया है, बैक टू 800-900,000 टन शिपमेंट ईच मंथ। ये अभी आने वाले समय में कम होगा नहीं। अगर आपकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया में, उसको अगर अपने को पूरा चलाना है, वो ज्यादातर क्रूड पाम ऑयल से ही चलेगी, और उसका मतलब हो गया मोर डिपेंडेंसी ऑन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब इसमें हमारे को जो करना पड़ेगा वो तो दो चीजें हैं सर। एक तो आपको, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा था कि 10% कम रिडक्शन कर दे तेल खाने में, वो एक उसको किसी तरीके से लागू करना पड़ेगा। पर कैपिटा कंजम्पशन जो आने वाले टाइम में दिख रहा है बढ़ता जाएगा, उस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, ये बात ठीक है। जो ये आपने क्या कहा कि पर कैपिटा कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, जो अभी पहले ही सबसे कम है। अच्छा, इंडस्ट्री इज सेइंग कि इसको और मतलब ये बढ़ सकेगी, ये 25 किलो तक की भी जा सकती है। 25 किलो जाने तक मतलब अपनी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे पीएम साहब तो कह रहे हैं कि भाई 10% कम ऑयल खाएं, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी जो एक्सपर्ट हैं हेल्थ के, वो भी कहते हैं कि थोड़ा ऑयल कम खाया करें। अतुल जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी अतुल जी। ये जो संदीप बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बात बोल। हाँ, पर मैं एक चीज आपसे शायद शेयर करना चाहूंगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी परमिट किया था कि आप कोई भी वजन का वो दे सकते हैं पाउच या पैकिंग, और आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में देखिए, जो पहले 1 किलो या 1 लीटर का पाउच हुआ करता था, अब आजकल वो समझ लो 800, 850, 900 अलग अलग कंपनियां अलग अलग। ठीक बात है। हाँ, उससे ऑटोमेटिकली जो होरेका सेगमेंट का कंजम्पशन है, मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह, उन लोगों का नॉर्मली क्या होता है, किचन के हेड को दे दिया 10 पाउचेस। अब वो 10 पाउचेस है तो उसको 10 पाउचेस ही कंज्यूम करने हैं। तो वैसे इन दी नेचुरल कोर्स में समझता हूँ आज की तारीख में 10% का रिडक्शन ऑलरेडी हो गया है। ये आपने बढ़िया बताया, ये आपने बढ़िया बताया कि 10% जो कम होने की बात हो रही है वो ऑलरेडी पैकेजिंग में हो जा रहा है ना? एक्चुअली तो उससे आप देखिए ना, डिमांड का हेडविंड्स हैं। ये एक नया वो है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे इसको लेके बहुत चर्चा भी हो रही है, और आज भी एससीए ने ये कहा है कि इसको स्टैंडर्ड पैकेजिंग जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन सिराज जी, ये तो ठीक है, अलग मसला है कि मैं अब जैसे पाम का जिक्र हमने कर लिया, आपके हिसाब से सर आप जरा बताइए कि ग्राउंड पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस ऑयल सीड में है उत्पादन बढ़ाने का और उत्पादकता बढ़ाने का? सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमें लगता है मस्टर्ड में है। जो एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कई मस्टर्ड विलेजेस वगैरह राजस्थान में बनाए हैं, और वो काफी कामयाब हैं। और मस्टर्ड का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उन जिलों में ज्यादा हुई है, गांवों में जहाँ ये मस्टर्ड के विलेजेस हैं। लेकिन हमने मस्टर्ड के केस में भी देखा, और सोयाबीन भी हमने देखा कि जब ये क्रॉप आती है तो समहाउ इंडस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करती है। मेरी कलीग हैं श्वेता सैनी, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक आर्टिकल भी इसमें लिखा था जो प्रिंट में पब्लिश हुआ था। उसमें ये कहा गया था, एनालाइज किया था कि इंपोर्टेड कॉस्ट ऑफ सोयाबीन ऑयल क्या है और डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ सोयाबीन अगर हम किसान से एमएसपी पे खरीदें तो क्या है। तो उसमें ये निकला था कि जो डोमेस्टिक प्राइस है वो कम है, सस्ता पड़ता है बनिस्बत इंपोर्टेड सोयाबीन ऑयल के। तो ये हम भी अभी तक नहीं समझ सके हैं। आप अतुल सर से कहिए कि इसको अलग से एक प्रोग्राम करके समझाएं कि इंडस्ट्री क्यों इंपोर्ट करती है जब हमारी डोमेस्टिक सोयाबीन की प्रोडक्शन से जो ऑयल बनता है वो सस्ता बन सकता है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इनफैक्ट मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल ही पूछना चाह रहा था नेक्स्ट, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, क्योंकि आपके और हमारे किचन में जो ऑयल जाता है उसमें आप ये समझिए कि 60% ऑयल विदेशों से आता है। तो आप और हम विदेशी तेल खाते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम जल्द से जल्द तेल के मामले में स्वदेशी हो जाएं पूरी तरह से? इस पर और भी डिटेल में बात ब्रेक के बाद बने रही है हमारे साथ।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अतुल जी, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी जो सिराज जी ने उठाया, इसमें मैं आपसे कुछ और डिटेल जानना चाहता हूं कि मार्च के अगर डेटा को हम देखें तो उसमें ये था कि जो डोमेस्टिक मार्केट में सोयाबीन क्रशिंग से जो ऑयल बनता था उसका प्राइस आता था करीब 109 रुपए प्रति लीटर, राइट। और जो हम इंपोर्ट करते हैं सोया तेल, उसका प्राइस बढ़ता था करीब 125 रुपए प्रति लीटर। अब जब डोमेस्टिक क्रशिंग का प्राइस कम है कंपेयर टू इंपोर्टेड प्राइस, तो फिर भी इतनी उदासीनता क्यों है कि यहाँ पर क्रशर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्रशिंग में, रादर देन कि इंपोर्ट कम करें और यहाँ पर फोकस करें? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? दो चीजें। देखिए, जब क्रशिंग आदमी करता है तो एक तो आपका तेल बनता है, दूसरी बनती है मील। अगर मील आपकी पहले पिछले साल तक का 40 रुपए किलो बिक रही थी, इस बार 27-28 रुपए किलो, तो मील जो घट गई और मील से जो रियलाइजेशन हो रहा था, जो कि तकरीबन 82% इन वॉल्यूम टर्म्स होता है, अच्छा, वैल्यू टर्म्स में शायद मेरे ख्याल से 50-55 की रेंज होगी, तो वो तो बहुत कम हो गया। तो अल्टीमेटली उसको क्या नाम, क्रशर को ओवरऑल रिकवरी कम हो गई। एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो क्रशिंग होती है ना, वो वहां का जो तेल होता है 109 जो आपने बताया, वो होता है क्रूड सोयाबीन ऑयल विद, जिसमें कि गम्स वगैरह काफी ज्यादा रहते हैं और एफएफए फ्री फैटी एसिड्स भी ज्यादा रहते हैं। अच्छा। जो कि इंपोर्टेड होता है वो होता है डीगम्ड ऑयल। तो इसमें नेचुरली प्राइस में डिफरेंट रहता है, क्योंकि 2.5-3% का एक्स्ट्रा वहां पे रिफाइनिंग लगती है अपना डोमेस्टिक वाले तेल में। अच्छा। तो इट इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, इट इज एप्पल टू एन ऑरेंज कंपैरिजन। तो ये कारण है। अच्छा, ये आपने बढ़िया समझाया कि आखिर वजह क्या है। एक तो मील वजह है, और दूसरा आपने बताया कि जो रिफाइंड और क्रूड का जो फर्क है ऑयल प्राइस का, वो भी इसका एक रीजन है कि इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब संदीप जी, ये बात बताएं आप, चूंकि पहले ये था कि भाई पाम के लिए बहुत मार्केटिंग करनी होती थी, पाम प्रोड्यूसिंग देशों को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, बाकी देशों को। लेकिन अब चूंकि बायोडीजल मैंडेट आने के बाद इनको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि अपनी खपत ही काफी बढ़ गई है। अब यूएस ने अपनी अलग बायोफ्यूल पॉलिसी के ऊपर फोकस कर दिया है, तो अब वहां सोयाबीन तेल का बहुत बड़ी मात्रा में कंजम्पशन होने वाला है। तो जब ग्लोबल मार्केट टाइट रहने वाला है, तो इंडिया को तो वैसे ही अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अभी शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो सप्लाईज की यहाँ पे कोई शॉर्टेज है नहीं। देयर इज प्लेंटी ऑफ सप्लाई इन मलेशिया, इंडोनेशिया में। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया को सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डर नहीं है। सीपीओ भी मिल जाएगा, आरबीडी ओलिन तो अब हट गया पिक्चर से। सीपीओ की कोई इंडिया को ये यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सीपीओ। दोनों कंट्रीज मलेशिया और इंडोनेशिया के पास सीमित सीपीओ अवेलेबल होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बायोडीजल और हमारी खुद की इंडस्ट्री जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, वो कंज्यूम कर लेगी। अभी जो अब मार्केटिंग यहाँ पे हमारे को देखनी पड़ रही है, वो देखनी पड़ रही है जो इंडिया से करीब करीब 2 मिलियन टन का आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट वर्चुअली बंद हो गया आफ्टर दिस ड्यूटी डिफरेंशियल। उसके लिए हमारे को मार्केटिंग अब करनी पड़ेगी बाकी देशों में, क्योंकि ऐसे ये रिप्लेसमेंट इसका दूसरे मुल्कों में हो जाएगा। अच्छा, आप करें कि आरबीडी ओलिन का, लेकिन नहीं, ये ठीक बात है कि शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में इंडिया को, चूंकि ठीक है हम तो ये है कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने का काम, मतलब उस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए ये बायोडीजल मैंडेट का मामला और आगे बढ़ जाता है, तब भी आपको अल्टरनेट तो ढूंढ के रखना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस डर से भी थोड़ा बहुत फोकस और बढ़ाना चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर? डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना बढ़ जाएगा उतना इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। जैसे अभी तो प्रोडक्शन ठीक चल रहा है, आने वाले क्लोजर टू द एंड ऑफ द ईयर जब सीजनली प्रोडक्शन ड्रॉप होगा, तब सीपीओ के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये प्राइस डिफरेंशियल जो अभी $80 to $100 के बीच में, $70 to $100 के बीच में घूम रहा है सोयाबीन ऑयल और क्रूड पाम ऑयल में, अगर ये डिफरेंशियल बना रहा तो फिर लेटर पार्ट ऑफ द ईयर जब सीजनली प्रोडक्शन ड्रॉप आ जाएगा, तब सीपीओ की अवेलेबिलिटी में ये मुश्किलात आ जाएंगी।
बिल्कुल। और जो आपने उससे पहले वो पूछा था कि ये कैसे डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ाया जाए, इसमें इंडिया और मलेशिया इंडोनेशिया को एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करना पड़ेगा। सीड गार्डन्स, आप जब यहाँ हमारे यहाँ पे आए थे, आपने हमारी प्लांटेशन में विजिट करा तो आपने देखा कैसे टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया जा रहा है यहाँ पे। उसका कैसे जो वेंचर करा जाए। तो फिर हमारे यहाँ पर मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड है जिसने खूब काम किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो कैसे दोनों मुल्क आपस में ये कोलैबोरेशन करें ताकि इंडिया में इसकी ग्रोथ हो जाए डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। राइट, परफेक्ट। अब एक छोटा सवाल सिराज जी, आपसे छोटा जवाब। सर, एडिबल ऑयल मिशन जो हमारा है उसमें आपके हिसाब से क्या कुछ और ऐड करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वाकई हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं? क्विकली सर। देखिए, एडिबल ऑयल मिशन में इस बार ये बहुत अच्छी बात थी कि उसको ग्लोबल प्राइसेस से पैक किया गया था। जो ऑयल पाम का कल्टीवेशन है, तो हम समझते हैं कि उसकी वजह से इस बार किसानों ने जो ऑयल पाम के अपने लगाए थे, कल्टीवेशन किया था, उसको उखाड़ा नहीं। क्योंकि अदरवाइज पहले ये कई साल पहले ऐसा हुआ था कि जब ग्लोबल प्राइसेस गिरे थे तो उन्होंने वो उखाड़ दिया था। अब इसमें बेटर प्लांटिंग मटेरियल, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह देने की जरूरत है। और अगर इस साल, अब देखिए, इंडोनेशिया में थोड़ा सा ड्राउट का इम्पैक्ट है, मलेशिया में उससे भी ज्यादा ड्राउट का इम्पैक्ट है। तो अगर ग्लोबल प्राइसेस ऊपर बने रहते हैं तो किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। हम समझते हैं कि जो भी हमारी स्कीम है ये ऑयल पाम की, ये एक अच्छी थॉट आउट स्कीम है। लेकिन अब ये इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है नॉर्थ ईस्ट में, यूपी वगैरह में, वो शायद उतना पॉसिबल नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, संदीप जी आपका, अतुल जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि सरकार की जो चिंता है तेल इंपोर्ट को लेकर, उसके ऊपर ग्राउंड पर कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।